अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे जो आपने पांचवें सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन दो किस्म की होती हैं, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। तो आज हम ऑर्डिनरी वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। ये पोर्शन आपका 5 है, तो हम उसके न्यूमेरिकल सोल्यूशन देखेंगे। न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं, अप्रॉक्सीमेट। तो जो हम करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन का नाम मैं लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज। ओडीज का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे तो यहाँ लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ओडीज का मतलब हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सही। और हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखेंगे। ओडी और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन 5 है कोर्स का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें होगा क्या, पहले मैं थोड़ा सा ओडी रिकॉल कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? अच्छा, हर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का एनालिटिकल सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सही। जरूरी नहीं है कि हो और जरूरी नहीं है कि ना हो। तो एनआईटी का सोल्यूशन क्या होता है? वो सोल्यूशन जिस मेथड से आता है उसमें कोई मेथड का एरर नहीं होता, ठीक हो गया। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऐसा हो जो अप्रॉक्सीमेट हो। तो जो एनालिटिकल सोल्यूशन है, अगर मैं इसका एनालिटिकल सोल्यूशन निकालूं थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर, डी वाई यही रहेगा। ये सेपरेबल इक्वेशन है साइन एक्स डी एक्स, ठीक। तो अब आप क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कराते हैं। वो 5 सेमेस्टर वाला रिकॉल कर रहा हूँ मैं, एनालिटिकल सोल्यूशन। तो डी वाई की इंटीग्रेशन वाई होती है, वहाँ वन लिखा है, वन कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन होती है, पूरा वेरिएबल लग के आ जाता है। तो वेरिएबल जो है वो वाई है। तो वन की डी वाई की इंटीग्रेशन वाई हो गई। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन का मतलब होता है, देखिए डेरिवेटिव हमेशा होता है। अच्छा, एक और चीज है याद रखें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कह रहे हैं तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि ऐसा डेरिवेटिव जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि किसका डेरिवेटिव हो रहा है? वाई का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको कहेंगे कि जिस चीज का डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट से होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से हो रहा था, एक्स इंडिपेंडेंट है। देखिए एक्स के अलावा और कोई इंडिपेंडेंट है नहीं। तो अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डिनरी कहलाएगी। एक से ज्यादा है तो फिर पार्शियल कहलाएगी, वो बाद में पढ़ेगी। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल इंडिपेंडेंट कैसे पता चलता है? डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट से होता है वो आपके पास डीई जो होगी, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ओडी, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो ये, अच्छा ये इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है ये जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सी आ रहा है। सी की वैल्यू चेंज करते हैं, सी जीरो पे एक सॉल्यूशन है, सी वन पे और सी। तो ये जो सॉल्यूशन है, पहले तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ये सॉल्यूशन एक फंक्शन है, यहाँ पे y की फॉर्म में एक फंक्शन है। अच्छा, और सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली डिफरेंशियल ओडी का या टीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ेंगे, भी ओडी पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली वो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये इसको इस तरह करना, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए y की वैल्यू आई है ना जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है, तो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो सॉल्यूशन है बेसिकली आपका, जो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y की वैल्यू। अब ये y की जो वैल्यू है ये दो तरीके से हो सकती है, ठीक। यहाँ पे जो है ये क्लोज फॉर्म है। क्लोज फॉर्म का मतलब ये है
कि आपको हर x पे जो है वो y पता चल जाएगा, x को 1 रख के पता चल जाएगा, x को 1.1 रख के पता चल जाएगा। ये एनालिटिकल सॉल्यूशन है, अभी मैं न्यूमेरिकल पे नहीं गया, ठीक है। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन की ये खासियत है कि आपको हर x जो एनालिटिकल सॉल्यूशन होते हैं वो क्लोज फॉर्म में होते हैं। एनालिटिकल सॉल्यूशन हमेशा क्लोज फॉर्म में, तो क्लोज फॉर्म कौन सी होती है मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में, कि ऐसा फंक्शन है, ऐसा रिलेशन जिसमें आप हर इनपुट पे आउटपुट ला सकते हैं, यानी कि हर इनपुट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, आउटपुट जो होता है डिपेंडेंट होता है, तो आप हर इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज, ये सॉल्यूशन जो है वो जनरलाइज है। जनरलाइज मतलब क्यों है कि सी की वैल्यू नहीं फिक्स है, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जनरलाइज भी नहीं होते, सही। यानी कि जनरल सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सी आ जाए, सही। क्योंकि सी की वजह से उनकी एक वैल्यू नहीं है। जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व, और फैमिली ऑफ कर्व यानी कि एक से ज्यादा कर्व है। सी जीरो पे एक कर्व आएगा, क्योंकि देखिए ये रिलेशन जो है वो कर्व बनाएगा ना, y इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस है, कर्व आएगा, वेव आएगी। सी जीरो पे एक वेव होगी, सी वन पे, सी टू पे, सी 1.1 पे, सी की वैल्यू चेंज है तो बहुत सारे कर्व आएंगे फैमिली। तो न्यूमेरिकली जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन नहीं निकलता, सही। कि यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, यानी कि जनरल सॉल्यूशन नहीं निकल सकता न्यूमेरिकली। फिर कौन सा सॉल्यूशन न्यूमेरिकली निकल सकता है, वो देखते हैं। वो सॉल्यूशन निकल सकता है जिसमें आपकी इनिशियल कंडीशन गिवन है या बाउंड्री कंडीशन गिवन। इनिशियल कंडीशन क्या है, देखिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको ये वही इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखी थी, और यहाँ मैंने आपको एक कंडीशन दे दी। कंडीशन को इस तरह रीड करते हैं कि ये जो कंडीशन ऐसे ऐसे लिखी जाती है, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि x की इस वैल्यू पे y इतना है, ठीक है। यानी कि x जीरो पे y इतना है, y भी जीरो। ये मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया जिसको हम कंडीशन कहते हैं, इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन जो है आपकी ये आप जो आपका सॉल्यूशन आएगा जनरल सॉल्यूशन उसमें लगाएंगे तो आपकी c की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपके पास एक आंसर होगा पर्टिकुलर, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसे देखिए, इस इक्वेशन को दोबारा मैं सिंप्लीफाई करूँ, साइन है dx हो जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन कराएंगे तो यहाँ y dy की कंडीशन y, साइन की कंडीशन माइनस कॉस x प्लस का c। अब मैं ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि x जीरो पे y जीरो है, ठीक। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ जीरो कर दें। x जीरो का मतलब कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है 1 के बराबर, तो c की वैल्यू अगर निकालूं तो 1 आ जाए। अब ये c की वैल्यू 1 मैं इस वाली इक्वेशन में लाके रख दूँ तो आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब आपने एक पर्टिकुलर सी पे वैल्यू निकाली है, माइनस कॉस एक्स प्लस 1। अब ये फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, सिंगल कर्व है, एक ही कर्व बनेगा, इसके लिए क्लोज फॉर्म है। अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें आपने सी निकाल लिया है, इसको आप जनरल नहीं कहते, इसको पर्टिकुलर कहते हैं। यानी कि आपने बहुत सारे सी में कोई एक पर्टिकुलर सी निकाला है, दैट्स वाई ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको ये कंडीशन गिवन होना जरूरी है, तभी सी निकलेगा। तो स्टिल ये एनालिटिकली है भी तो, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, सी की वैल्यू आ गई। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो न्यूमेरिकली भी निकल सकते हैं। तो हम जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालेंगे बेसिकली वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, सही। तो ये कहानी है मेन, सही। हम जहाँ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालेंगे वो बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आप जरा गौर करें, जो एनालिटिकल है तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और ये क्लोज फॉर्म है। क्लोज फॉर्म का मतलब होता है कि हर एक्स पे आप y बता सकते हैं, ठीक। तो मैं कैसे रफली बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका आप कर्व बनाएंगे तो क्लोज फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं कि कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन को अगर मैं प्लॉट करूँ तो वो कुछ इस तरह से बनना, मिसाल दी मैं, जरूरी नहीं ऐसा करें। तो एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैसे निकलता है इसको देखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ये इसके देखिए आप, ये x है और ये y, ठीक। आपको हर इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट पता है, क्लोज फॉर्म है, एनालिटिकल तो हमेशा क्लोज फॉर्म होती
है, एनालिटिकल हमेशा क्लोज फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस x नॉट पे y नॉट बताना तो ये y नॉट, मुझे इस x1 पे y1 बताना तो ये y1, मुझे ये x -1 पे y -1 ये, सही। तो ये क्लोज फॉर्म। अब न्यूमेरिकली क्या होगा, न्यूमेरिकली हमेशा जो सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल का वो डिस्क्रिटाइज फॉर्म में होता है। डिस्क्रिटाइज फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आपको हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मतलब मखसूस पॉइंट पे पता होता है, जैसे इंटरपोलेशन में था। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंट ओडी का, ये किसी भी फॉर्म का इज इन डिस्क्रिटाइज फॉर्म, डिस्क्रिटाइज फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो होता है ओडी का वो डिस्क्रिटाइज फॉर्म में। कैसे डिस्क्रिटाइज फॉर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स नॉट गिवन है, एक्स नॉट पहला पॉइंट, अब आपने इस पे वाई नॉट ये रहा, एक पॉइंट आ गया, सही है, वाई नॉट, ये x1 आ गया यहाँ पे। अच्छा ये जो एक स्टेप है ये h है, आपको पता है x0 से x1 तक जो गए साइज, स्टेप साइज कहलाता है h। x1 में लेट से y ये रहा, ये y1 आ गया, सही। फिर आपने x2 पे निकाला, ये भी आपका h है, और आपका जो y2 है वो यहाँ कहीं आ रहा है, यानी कि y2 यहाँ कहीं। तो डिस्क्रिटाइज सॉल्यूशन देखिए इस तरह, ये डिस्क्रिटाइज ये कर्व नहीं बना रहे, ठीक है। अब मैं अगर h को छोटा करता जाऊँ, h जो है स्टेप साइज है, लेकिन स्टेप साइज याद रखिएगा, जब छोटा होगा तो राउंड ऑफ एरर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ना h अगर मैं ले रहा हूँ 0.01, फिर मैं ले रहा हूँ 0.001, फिर मैं ले रहा हूँ 10⁻99, तो देखिए कितने डिजिट होगा। तो जितने ज्यादा डिजिट है, मुझे पता कैलकुलेटर की स्क्रीन 10 डिजिट की होती है, तो h को मैं जितना छोटा करते जाऊंगा उसके डिजिट बढ़ते जाएंगे, यानी कि राउंड ऑफ एरर जो है वो बढ़ता जाएगा, सही। अच्छा खैर अभी ये बताता हूँ सब कहानी क्या है। अब असल में सॉल्यूशन ये है, हम न्यूमेरिकली ये निकालेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो होता है अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। अब अच्छा कब होगा ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जब ये वाला जो है वो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर ले। वो कब होगा, जब ये पॉइंट क्लोज होते हैं, एच जो है वो छोटा होता जाए, सही। एच अगर छोटा होता जाएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट इतने क्लोज आने लगा शुरू, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है। अब आप देखिए जितने क्लोज आते आएंगे तो एक करीब आते आएंगे तो आपको एक क्लोज फॉर्म बनती जाएगी डिस्क्रिटाइज सॉल्यूशन। तो h छोटा होना चाहिए, h छोटा होने का स्टेप साइज अगर मैं कम करूंगा, तो स्टेप साइज अगर मैं कम करूंगा यानी कि डिक्रीज करूंगा, तो जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, या इसको आप इस तरह कर दें स्टेबल, स्टेबल या इसको विल कन्वर्ज टू एनालिटिकल सॉल्यूशन। एक चीज कंटिन्यूअस थी, देखे ना, आपने उसको डिस्क्रिटाइज कर दिया यानी उसको तोड़ दिया, तो एरर तो आएगा। ये चीज असल सॉल्यूशन ये था, आपने उसको इस तरह निकाला, तो एरर तो आएगा। तो उसको डिस्क्रिटाइजेशन भी एरर कहते हैं, ट्रंकेशन एरर भी कहते हैं, खैर जब जैसी चीजें आएंगी बताऊंगा आपको। तो अच्छा, अब जब एच छोटा होता है ना, राउंड ऑफ एरर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो टोटल एरर जो होता है वो राउंड ऑफ एरर होता है, डिस्क्रिटाइजेशन एरर होता है। डिस्क्रिटाइजेशन एरर क्या है, ट्रंकेशन एरर, डिस्क्रिटाइजेशन एरर वैसे बहुत सारे होते हैं, उसमें एक ट्रंकेशन एरर है। ट्रंकेशन एरर वो एरर होता है जो मेथड का अपना एरर होता है। न्यूमेरिकल मेथड जब भी लगाएंगे तो उसमें मेथड का अपना एरर होगा। न्यूमेरिकल मेथड हम जब भी लगाएंगे उसमें मेथड का अपना एरर होगा, वो अपना एरर कहलाता है ट्रंकेशन एरर। तो टोटल एरर जो होता है वो ट्रंकेशन एरर प्लस राउंड ऑफ एरर। राउंड ऑफ एरर वो होता है जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर जो है या कैलकुलेटर जो है उसकी डेसिमल प्लेसेस हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वो फिक्स हैं। कैलकुलेटर जो है वो 10 डिजिट तक आंसर दिखाता है, कंप्यूटर है तो वो 32 तक दिखा सकता है। तो अब कोई नंबर है जो फॉर एग्जाम्पल 1/6 है, वो खत्म ही नहीं होता, 0.1666 चलता जा रहा है। तो 10 डिजिट के बाद वो क्या करता है, राउंड ऑफ करना शुरू करता है। जब भी कोई डिजिट ऐसा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, खत्म नहीं होता, राउंड ऑफ करता है, तो उससे राउंड ऑफ एरर आता है। अब एक वैल्यू है 1.1666, आप उसको 17 ले लिया, 0.1.17 ले लिया, यानी कि यहाँ पे राउंड ऑफ एरर आ गया। तो टोटल एरर जो होता है राउंड ऑफ एरर प्लस प्लस ट्रंकेशन मेथड का एरर है।
तो h अगर हम छोटा करते हैं तो h अगर हम डिक्रीज करते हैं तो ट्रंकेशन एरर तो कम हो जाता है। ट्रंकेशन एरर कौन सा, जो मेथड का अपना एरर है। क्योंकि क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ट्रंकेशन ऐसे कम होता है कि h जब छोटा करेंगे तो पॉइंट्स करीब आते जाएंगे और वो एक डिस्क्रिटाइज फॉर्म जो है वो क्लोज फॉर्म बनने शुरू हो जाएगी। तो ट्रंकेशन एरर जो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो h छोटा करने से आपका राउंड ऑफ एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है एक हद के बाद। यानी अगर एच एच आपने, ये बड़ा मेन है, राउंड ऑफ एरर जो है वो इंक्रीजेस आफ्टर सम आफ्टर सम पॉइंट। इस तरह लिख लें, राउंड ऑफ एरर एक हद के बाद जब आप एच छोटा करते जाते हैं तो राउंड ऑफ एरर एक हद के बाद जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि एच फॉर में 0.0 मान लिया, ठीक है, राउंड ऑफ एरर खत्म किया, मैंने ले लिया एच 0.10 दफा 0 फिर 1। अब कैलकुलेटर की जो डिजिट की स्क्रीन है वो उसको 11 डिजिट हो गई मेरे ना, और कैलकुलेटर की स्क्रीन जो है वो 10 डिजिट की है, तो वो मैंने उसको 5 डेसिमल में सेट किया हुआ है। तो 5 डेसिमल के बाद वो राउंड ऑफ करना शुरू कर देगा, यानी कि राउंड ऑफ करेगा तो उसमें राउंड ऑफ एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एच छोटा करने से ट्रंकेशन एरर तो कम होता है, ये सोल्यूशन होता है, लेकिन एक हद के बाद राउंड ऑफ एरर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एच बहुत छोटा होना शुरू होगा तो आपके डिजिट जो है वो एच के बढ़ना शुरू हो जाएंगे, 0.000। जब डिजिट बढ़ना शुरू हो जाएंगे और कैलकुलेटर और कंप्यूटर जो है वो आपका एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स को डील करता है, या कोई भी सिस्टम या कोई भी मशीन जो है वो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स को डील करती है। याद रखें, मशीन हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स को डील करती है। तो एक हद के बाद राउंड ऑफ एरर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, राउंड ऑफ एरर चूंकि कंप्यूटर का एरर है, तो हमारा इतना, क्योंकि ये हर सिस्टम पे चेंज होता है, यानी कि कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है, कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो कम है। तो इस पे ये मतलब ये हमारे क्या कहते हैं, इस पे फोकस नहीं होता, हमारा फोकस होता है ट्रंकेशन एरर किस तरह कम। तो टोटल एरर इन दोनों का सम होता है। तो ट्रंकेशन एरर कम होता है जब एच छोटा होता है। तो आप अगर ट्रंकेशन एरर वाली लॉजिक याद रखना चाहते हो, याद रखें कि एच अगर डिक्रीज होगा तो ट्रंकेशन एरर, यानी कि ट्रंकेशन एरर मेथड का अपना एरर, वो तो कम होगा, क्योंकि एक डिस्क्रिटाइज चीज जो है वो क्लोज फॉर्म में क्या कर देगी। ठीक, एक डिस्क्रिटाइज चीज है वो क्लोज फॉर्म, जब पॉइंट डिस्क्रिट दूर दूर दूर, जब एच कम हो रहा है तो पॉइंट जो है करीब करीब आना चाहिए, करीब इतने करीब आ जाए कि वो कंटिन्यूस की शक्ल अख्तियार करे। तो कंटिन्यूस की जब शक्ल अख्तियार कर लेंगे तो वो जो एक डिस्क्रिटाइज सॉल्यूशन है वो एक तरह से क्लोज सॉल्यूशन के करीब करीब आ जाएगा, यानी कि मेथड का जो अपना एरर है वो कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, जो राउंड ऑफ एरर है, जो सिस्टम का एरर है, यानी कि डेसिमल प्लेसेस का, वो एक हद के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एच के जब एज आप बहुत छोटा कर रहे होंगे तो उसके डेसिमल प्लेसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। डेसिमल प्लेसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो कंप्यूटर जो है वो उसको लिमिटेड हद तक यूज करता है। तो उसके बाद वो राउंड ऑफ एरर बढ़ाना शुरू हो जाएगा, राउंड ऑफ एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो टोटल एरर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो राउंड ऑफ एरर पे इतना हमारा फोकस नहीं होता, हमारा ट्रांजिशन एरर पे होता है, और ये छोटी छोटी चीजें रीजनिंग में पूछता हूँ। तो सॉल्विंग में ये सब आएगा, लेकिन आसान है सॉल्विंग बहुत। तो इस तरह से अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमेशा सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन का होता है, ओडी का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आगे भी आएगा वो। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो होता है वो डिस्क्रिटाइज फॉर्म में होता है। ठीक है, डिस्क्रिटाइज फॉर्म में तो होता है, तो यानी कि उसमें जो है वो एक आपका कर्व नहीं बनेगा बल्कि डिस्क्रिटाइज पॉइंट बनेगा। तो वो पॉइंट जो बनेंगे उसमें स्टेप साइज होगा हर अगले पॉइंट और पिछले पॉइंट का डिस्टेंस। तो एच अगर मैं कम करता जाऊंगा तो ट्रंकेशन एरर जो है मेथड का अपना एरर, वो कम होना शुरू हो जाएगा, और एक हद के बाद राउंड ऑफ एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं इसके रीजंस आपको बता दूँ। अब आ जाते हैं इसके मेथड्स पे, चलते हैं कि हम कौन कौन से मेथड में, टोटल हमें 5 मेथड पढ़ना। डेरिवेशन में स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, की टाइम थोड़ा कम है, और इन मेथड्स को यूज करना हम देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरह से होता है। तो पहला मेथड हम आज पढ़ा है इसका, वो है टेलर सीरीज मेथड। टेलर सीरीज मेथड, अच्छा, टेलर सीरीज में होता क्या है ये मैंने आपको बताया भी था कि टेलर सीरीज में लिख भी देता हूँ। किसी भी फंक्शन की आप टेलर सीरीज बनाते हैं तो किसी न किसी पॉइंट के अबाउट बनती है, तो वो एक्स नॉट पॉइंट होता है। ये मैंने न्यूटन रैप्सन मेथड में समझाई थी, मैं लिख भी रहा हूँ।
तो थोड़ा सीरीज को समझ लें। सीरीज आपकी इस तरह से होती है, एफ ऑफ एक्स नॉट, जिस पॉइंट के अबाउट आपने सीरीज बनाई, पहला पॉइंट हुआ था, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स ये पॉइंट है, यानी एक्स की जगह कुछ भी हम रख सकते हैं, एक्स माइनस। सीरीज की बुराई ये है कि सीरीज जो है वो आपकी अप्रोक्सीमेट होती है, यानी कि आप इनफाइनाइट टर्म नहीं दे सकते, ठीक, इनफाइनाइट तक जारी होती है और आप टर्म नहीं दे सकते। एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया, फिर ये सीरीज आ गई, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव है, और आगे इसका स्क्वायर हो जाता है, और जितना एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर होगी उतना डेरिवेटिव होगा, और इस तरह से आगे चलेगा। सही। और ऐसे में चौथी टर्म नहीं लिखते, तो ऑन। ठीक, अच्छा अब हम करते क्या है, हम क्योंकि हमें एक्स नॉट पता होता है इनिशियल गैस होता है, हम अगले पे एक्स वन पे जाते हैं, तो एक्स नॉट की वजह से एक्स वन निकलता है, तो हम यही कर रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्स है हम उसको एक्स वन ले लेते हैं, एक्स वन। मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स है हमने एक्स वन ले लिया, जैसे हमने न्यूटन रैप्सन में किया, ठीक। तो जहाँ जहाँ एक्स है हम उसको एक्स वन कर देते हैं, एक्स वन माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, और एक्स वन माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू फैक्टोरियल, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स वन हो गया, ठीक है, बाकी मैं नहीं लिख रहा आगे। सही। अब आपको पता है ये जो चीज़ है ये एक स्टेप है, यानी कि एच है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट जो है एच है, तो जरा एच की फॉर्म में सीरीज लिख लें, तो एक्स की फॉर्म में अगर एच की फॉर्म में, तो ये पहली एच बन जाएगा, लेकिन सीरीज जो है स्मूथ हो गई थोड़ी, ये एच स्क्वायर बन जाएगा दूसरी तरीका। तो सीरीज बताना, डेरिवेशन नहीं है, एक सीरीज आपको समझा रहा हूँ। अगली टर्म होती तो वह एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। एच क्या है, स्टेप साइज, यानी कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हमने सपोज किया हुआ है कि इक्वल। सही, और यहाँ पे एक्स नॉट, ठीक। अच्छा, अब जहाँ पे आप सीरीज निगलेक्ट करते हैं ना, उसको हम इस तरह लिखते हैं, वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हाई होगा यानी कि आपका मेथड उतना अच्छा है, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 है, अगली टर्म एच फोर की होती है। तो जहाँ पे हम सीरीज निगलेक्ट करते हैं उसकी हम एच की पावर देखते हैं, तो जितनी वो ज्यादा होगी, अब ऑब्वियस है जितनी ज्यादा होगी यानी कि उतनी ज्यादा टर्म ली है हमने, तो यानी कि उतना अच्छा रिजल्ट। तो इसको ओ एच फोर लिखने का मतलब है कि आपने इसको एच फोर पे सीरीज निगलेक्ट कर दी, ठीक। ये ओ एच फोर जो है बेसिकली कहलाता है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, या फोर्थ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, फोर फोर्थ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए एक्स वन और एक्स नॉट है, मैं इसको आई में लिखना चाह रहा हूँ, यानी कि आपको पता है इंग्लिश आई पिछला पॉइंट तो अगला पॉइंट क्या होगा, आई प्लस वन। तो एक्स, ताकि सीरीज जनरलाइज हो जाए, तो ये देखें एक्स वन की जगह जो है ये अगला पॉइंट है, तो मैं इसको आई प्लस वन लिख रहा हूँ, और एक्स नॉट की जगह आई लिख रहा हूँ, बात तो वही है। तो ये एफ ऑफ एक्स आई हो गया, जहाँ जहाँ एक्स नॉट है वहाँ एक्स आई कर दें, और जहाँ जहाँ एक्स वन था, यानी कि शुरू में ही एक्स वन था, ये सिर्फ सीरीज की सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक। अच्छा, ये चीज भी होगी। अब ये तो ये सीरीज चलाती है फॉरवर्ड पॉइंट, यानी कि आपको आई पता है, अब आई प्लस वन यानी कि अगला पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जो इनिशियल कंडीशन है वो ये है, यानी कि आपको एक्स जीरो पे वाई जीरो पता है, अब
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप x.2 पे बताएं कि y क्या होगा। तो यानी कि आप x पहले 0 पे आपको सॉल्यूशन पता, 0.2 पे जा रहे हैं, यानी कि आप अगले पॉइंट 0 के बाद वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। ये कहलाती है फॉरवर्ड सीरीज। ये i बन जाएगा और ये i+1 बन जाएगा। तो आप फॉरवर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं i+1, फॉरवर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो आपको फॉरवर्ड सीरीज आएगी। अगर मैं बस आपसे पूछूं कि अगर बैकवर्ड पॉइंट हो, उसकी सीरीज क्या होगी, यानी कि i-1। i-1 जब आप करेंगे तो बस सीरीज में देखिए h जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि h जो होता है वो स्टेप साइज का, फॉरवर्ड पे स्टेप साइज पॉजिटिव होगा, x1 पे जब मैं जाऊंगा तो टर्म बनेगी x1 माइनस x0। अब जब मैं i-1 पे हूँ और मदद i की लेनी है, यानी कि आज जो करंट पोजीशन है वो i है। अगर आपको i+1 निकालना है तो ये फॉरवर्ड सीरीज होगी। i-1 निकालना है यानी कि h नेगेटिव हो गया। i माइनस का i की मदद से i-1 निकालना है, यानी कि आप पीछे जा रहे हैं तो स्टेप साइज नेगेटिव होगा। h नेगेटिव होगा तो आपको h स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव, h क्यूब नेगेटिव हो जाएगा। तो सीरीज अगर आपको नेगेटिव की बनानी है, यानी कि बैकवर्ड सीरीज, तो यहाँ पे देखें h नेगेटिव हो गया। h नेगेटिव तो अगर मैंने आपने यहाँ पे कर दिया ना, तब h की वैल्यू आप पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि आपने h का साइन यहाँ पे चेंज कर दिया। अब h कुछ भी हो आपने पॉजिटिव लेना। अगर आपने यही सीरीज यूज की बैकवर्ड में भी, तो फिर h की वैल्यू नेगेटिव लेना। मैं जो सीरीज अलग कर रहा हूँ, h तो साइज है, स्टेप साइज, साइज कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमने आज साइन चेंज कर दिया। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ करके। h स्क्वायर वाली टर्म में साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्यूब वाली में चेंज आएगा। अगर आप h को भी हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव फिर वही पुरानी सीरीज आ जाएगी, तो ये नहीं करेगी हरकत। ये आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड की सीरीज आ गई। अब ये कब यूज होगी मैं वो भी बता देता हूँ। आपने बस ये दो याद रखनी है सीरीज, और जहां तक आपको सीरीज ओपन करनी है सवाल में वो गिवन होगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, सही है, वो बताऊंगा कितना। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यहीं पर होगी। अच्छा, बैकवर्ड सीरीज कब यूज होगी, फॉर एग्जाम्पल आपको ये गिवन है, यानी कि एक्स आई ये गिवन है, सही। अब आपसे मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ 0.8 पे, वाई बताएं। जब मैं 0.8 पे वाई पूछ रहा हूँ, इसका मतलब है ये 1 पे थे आप, पिछला पॉइंट है आप, तो देखिए डिस्टेंस कितना, 0.2 का, यानी कि हमने सीरीज तो ये वाली यूज करनी है। एच आप 0.2 लेंगे, नेगेटिव 0.2 नहीं लेंगे, पॉजिटिव 0.2 लेंगे, कि एच नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया साइन। अगर आप इसको h-0.2 लेंगे तो फिर ऊपर ये, फिर ये वाली सीरीज यूज करें, ठीक है। अगर आप h को भी नेगेटिव ले लेंगे तो फिर वही आ जाएगा, मसला हो जाएगा। h.2 लेंगे और सीरीज आपकी यूज होगी फॉर बैकवर्ड वाली, सही। अच्छा, ये f ऑफ आपको पता है ये y की वैल्यू, f ऑफ x ये सब y की वैल्यू होती है, ये y की सीरीज। बात जगह ये y+1 भी लिखा होता है, तो यहाँ चाहें तो आप मेंशन कर देता हूँ कि y+1 का मतलब है f ऑफ x सही, और y(i-1) का मतलब है f ऑफ x(i-1). ठीक हो गया। तो ये है, दो सीरीज हमने बना ली और आपने इस पर यूज करना है। ऐसे एक सवाल करते हैं और फिर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। सवाल मैं करा रहा हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि दोनों पॉइंट यूज हो जाए, ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। फिर अगले लेक्चर में भी एक सवाल कर लेंगे और फिर अच्छा शुरू करेंगे। ठीक हो गया, सही। तो कंसीडर सवाल कर रहे हैं, कंसीडर दी। अच्छा, एक और चीज और इक्वेशन जो है ना, एक सवाल शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, वापस चलना है मेथड पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने इस तरह रखनी है, हमेशा इस फॉर्म में रखनी है, dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, सही। ये f ऑफ एक्स वाई, ठीक। और खाली f ऑफ x जो होता है वो y के बराबर होता है, वो तो मैंने डिस्कस कर दिया ऊपर। इस फॉर्म में रखनी है आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो कंडीशन आपको गिवन होगी
उसको हम एक्स नॉट वाई नॉट बोलेंगे। यानी कि इस एक्स नॉट पे ये आपका वाई नॉट गिवन है, ये इनिशियल कंडीशन को हम एक्स नॉट वाई नॉट बोलेंगे। फिर इसके ही रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि आपको फॉरवर्ड सीरीज लगानी है या बैकवर्ड। ठीक। अच्छा भाई, अच्छा इस सीरीज में एक और मैं एडिटिंग कर दूं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो वाई के बराबर होता है ना, तो बाज़ औक़ात ये सवाल शुरू करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लियर हो जाए चीज़ें। यहाँ पे ऐसे एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई है ना, यानी कि एफ का डेरिवेटिव यानी कि वाई का डेरिवेटिव, बाज़ औक़ात इसको ऐसे भी लिखते हैं वाई आई डेरिवेटिव। सही। और इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि वाई आई डबल डेरिवेटिव, तो वो भी सही है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो वाई के बराबर होता है ना, एफ का फंक्शन वाई के बराबर। जहाँ एफ ऑफ एक्स आई है तो यानी कि वाई आई, जहाँ एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई है वहाँ पे वाई प्राइम ऑफ। थोड़ा सा ये समझना मुश्किल है, अभी सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें से मिटा रहा हूँ ताकि आपको जब आपको बोर्ड की स्नैप मिले तो आपको सब समझ में आए। ठीक हो गया। अच्छा, सेपरेटर लगा लेते हैं ताकि स्नैप एक साथ ही बनती है इसकी। अच्छा, अब क्या करना है, अब सवाल करना है। ठीक है, तो कंसीडर कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन में दे रहा हूँ एक y ऑन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये इसको थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक। और इनिशियल कंडीशन जो मैं ले रहा हूँ वो ये। ठीक। दिस, और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड वाई वाई ऑफ 0.2 और वाई ऑफ 0 पॉइंट माइनस कर लेते हैं, माइनस का 0 पॉइंट या -0.7 ले लेते हैं बाय यूजिंग टेलर सीरीज विद थर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि आपको एच क्यूब पे सीरीज निगलेक्ट करनी है, थर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। सही, थर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपने लेनी है। और ये आपका सवाल। तो अब देखें आपके पास जो कंडीशन है डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका बेसिकली एफ ऑफ, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई है। और जो कंडीशन आपको गिवन है वाई 0 पे 1, ये आपका बेसिकली वाई एक्स नॉट पे वाई नॉट, यानी कि आपका जो एक्स नॉट है वो 0 है, ये एक्स नॉट है, और इस पे वाई नॉट जो है वो 1। सही। अब आप देखें, आपको जो सीरीज निकालनी है, जो पहली चीज निकालनी है वो है वाई ऑफ 0.2। इसका मतलब देख लें, वाई ऑफ 0.2 निकालना है, यानी कि आपको इस x पे y की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको x.2 पे y बताना है। अच्छा, अब ये देखें ये नॉट है, तो 0.2 वाला है वो x1 हो जाएगा, यानी कि आपको y1 निकालना है, अगला पॉइंट। सही। यानी कि आपको नॉट गिवन है और 0 के बाद आता है ना 0.2, तो अगला पॉइंट फॉरवर्ड सीरीज यूज होती है। सही। अच्छा, ओ एच क्यूब थर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि एच क्यूब पे सीरीज निगलेक्ट होगी, स्क्वायर तक सीरीज है। ठीक है, मैं वो भी समझा देता हूँ कैसे। सीरीज है मैं लिख रहा हूँ, सीरीज जो है वाई आई प्लस वन, वहाँ एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन लिखा था, मैं वाई आई प्लस वन लिख रहा हूँ, बात एक। ठीक।
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट होता था, मैं उसको वाई, अच्छा एक्स आई होता था, मैं उसको वाई आई लिख रहा, एफ की जगह मैं वाई यूज कर, एफ ऑफ एक्स आई होता था। फिर यहाँ पे फॉरवर्ड की सीरीज में एच आता था, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ आता था, डेरिवेटिव ऑफ एफ का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई, किस पॉइंट पे, एक्स आई पे, तो यानी कि वाई आई। सही, मैं सीरीज में एफ की जगह बस वाई यूज करता हूँ। ठीक, आप चाहें तो बस ये वाली वाई वाली सीरीज याद करें, एफ की जगह मैंने वाई यूज की। ठीक, और अगला पॉइंट क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन टू, और एफ के दो डेरिवेटिव होते थे यानी कि वाई आई के दो डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स आई होता था। और आगे सीरीज निगलेक्ट कर देनी है, क्योंकि आपको सवाल में बोला है कि क्यूब के बाद सीरीज निगलेक्ट, क्यूब और क्यूब के बाद एच क्यूब का मतलब सीरीज निगलेक्ट कर। ठीक, अच्छा ये आपकी सीरीज आ गई। अब आपको वाई वन निकालना है, तो वो कैसे आएगा वाई वन, जब आई जीरो रखो, तो मैं आई जीरो रखा तो क्या बन गई, ये वाई वन बन गया, ये आई जीरो के बाद ये वाई नॉट बन गया, ये एच वाई नॉट का डेरी यानी कि डेरिवेटिव आपने लेना वाई नॉट, और एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल है, सॉरी टू फैक्टोरियल वैसे टू ही होता है, तो लेकिन अभी लिख लेते हैं, और आई को मैंने जीरो कर दिया क्योंकि मैंने वाई नॉट निकालना है। भाई अब इनकी वैल्यूज आगे रखते हैं, और ओ एच क्यूब का मतलब है सीरीज यहाँ पे निगलेक्ट हो गई, इसको ना भी लिखे तो मसला नहीं, बस पता हो कि आपको एच क्यूब पे आपकी सीरीज निगलेक्ट हो गई। ठीक हो गया। अच्छा अब करना क्या है कि आपने करना ये है कि अब आपने इसमें वैल्यूज डालनी है। अब मैं सीरीज लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी आपके पास, जो ऊपर आपको गिवन है ये। सही, अच्छा ये आपको होता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है डेरिवेटिव, यानी कि ये इस तरह से लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन। सही, अब आपको y का पहला डेरिवेटिव और दूसरा चाहिए, पहला तो ये मौजूद ही है, ये तो पहला हो गया। सही, इसमें जस्ट पॉइंट पुट करना है, तो इसमें पॉइंट पुट करना है, यानी कि इसमें आप y की जगह क्या रखेंगे, y नॉट, और x की जगह x नॉट। अब देखिए x नॉट जो है वो आपको जीरो है, और y नॉट जो है वो वन है, तो वो पॉइंट पुट कर दें तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो पॉइंट पुट कर रहा हूँ, x नॉट की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, ये तो जीरो हो गया, प्लस वाई नॉट का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो वाई नॉट प्राइम जो है वो वन के बराबर। सही, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है आपके पास, अब आपको ये टर्म निकालनी है। क्यों चाहिए ये टर्म, क्योंकि ये सीरीज में आंसर आएगा, इधर ये टर्म निकालनी है। एच तो पता है आपको, एच पॉइंट टू है, ये जीरो से लेके पॉइंट टू पे गए, जो स्टेप बन रहा है वो पॉइंट टू का बन रहा है। आपको ये देखना है कि आपको इनिशियल पॉइंट कौन सा गिवन है, उसकी मदद से अगला निकालना है। प्रीवियस पॉइंट और अगले पॉइंट का जो डिफरेंस है वो एच है, तो जीरो और 0.2 का जो डिफरेंस है वो एच है, यानी कि पॉइंट टू। वाई नॉट का डबल डेरिवेटिव, अब वो कैसे आएगा, ये वाई की इक्वेशन है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई डबल प्राइम हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन एक्स के रिस्पेक्ट, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू वाई, और फिर वाई का अपना डेरिवेटिव यानी कि वाई प्राइम, क्योंकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। मैं आपसे पूछूं कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएं तो क्या होगा, टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यही होता है ना, पहले वाई का अपने रिस्पेक्ट से चेन रूल लगता है, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट से, तो अब मैंने उसको बस ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही, डी वाई अपॉन डी एक्स प्राइम है। ठीक, अब ये आगे, अब इस पे पॉइंट पुट कर दें, यानी कि एक्स की जगह एक्स, वाई नॉट डबल प्राइम चाहिए ना आपको, ये चाहिए टर्म, तो अब आप क्या करें, पॉइंट पुट कर दें, यानी कि एक्स की जगह एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट इसमें, तो आपके पास ये हो जाएगा वाई नॉट का डबल प्राइम, मैंने पॉइंट पुट किया, वन प्लस टू वाई नॉट प्राइम, अब वाई नॉट प्राइम ये रहा वन, तो यहाँ पे लाके रख दें, तो ये वन प्लस टू वाई नॉट कितना था, वाई नॉट भी वन था, ये रहा वाई नॉट भी वन था। सही, तो वाई नॉट भी वन था, तो वाई नॉट भी वन आ गया, और वाई नॉट प्राइम भी वन है, तो ये आंसर हो गया थ्री। अब इसको उस सीरीज में रख लें, ये सीरीज है, तो आपके पास वाई वन का आंसर आ गया। सीरीज आपके पास ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई नॉट प्लस एच ऑफ वाई नॉट प्राइम प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल अपॉन वाई नॉट का डबल प्राइम। एच जो है वो आपका पॉइंट टू है। सही,
वाई नॉट जो है वो 1 है, वाई नॉट का प्राइम भी 1 है ऊपर निकाला है, और वाई नॉट का डबल प्राइम जो है वो 3 के बराबर है। तो सब पुट कर दें तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट जो है 1 है, h 0.2 है, वाई नॉट का प्राइम 1 है, h 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और वाई नॉट का डबल प्राइम 3 के बराबर। सही। वो जो ओ एच क्यूब है यानी कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन 3 है, यानी कि सीरीज वहाँ पे निगलेक्ट कर देनी है। अब आपने यहाँ पे इसका आंसर निकालना है, जो भी आपके पास आंसर बनेगा वो आंसर यहाँ लिख दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ आंसर यहाँ पे। तो 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर के बाद क्या था, इसको मल्टीप्लाई करना है 3/2 यानी कि 1.5। तो आपका जो आंसर आ रहा है 1.26 आ रहा है, यानी कि y1 जो है ये x1 पे है और x1 जो था वो 0.2 था, यानी कि इसको चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं आप वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आपने निकाल दिया। सही। अब अगला जो आपको काम करना है, तो इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अगला आपको वैल्यू निकालनी है माइनस के 0.7 पे। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये x है, यानी कि x माइनस का 0.7 है, और y निकालना है आपने। आपको जो इनिशियल गिवन था वो x नॉट 0, जो कंडीशन गिवन है, और y नॉट 1। अब देखिए अभी 0 से पीछे जा रहा हूँ, माइनस है ना, यानी कि अब वो बैकवर्ड सीरीज लगेगी। डिस्टेंस कितना है, h कितना है 0.7, h को पॉजिटिव ही रखें। 0 से लेके 0.7 तक का डिस्टेंस 0.7 ही होता है। सही। क्योंकि मैं सीरीज में h नेगेटिव, उसका साइन नेगेटिव कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, ये चूंकि प्रीवियस पॉइंट है तो इसको x नॉट प्रीवियस है तो इसको -1 से शो कर, प्रीवियस पॉइंट है ना वो 1 था, तो ये -1 से शो कर। सीरीज क्या थी, मैं वही सीरीज लिख रहा हूँ बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड की। यहाँ एफ ऑफ एक्स आई -1 होता तो मैंने y लिख दिया उसकी जगह, यहाँ y आई आ जाएगा, यहाँ h ऑफ y आई प्राइम। और अच्छा यहाँ देखिए मैंने गलती कर दी, यहाँ नेगेटिव साइन होगा क्योंकि फॉरवर्ड सीरीज, एच स्क्वायर पे नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर हो जाता है। और ये सर, अब आप आई को 0 लेंगे तो देखिए -1 बन जाएगा। आई को 0 लें तो आई को स्टिल हमने 0 लेना है, तो आई को 0 लेंगे तो ये 0 -1 बन गया। प्रीवियस पॉइंट है ना, तो नॉट से पीछे जा रहा है, तभी मैंने -1 बोला। आई को 0 करेंगे, वाई नॉट माइनस एच वाई नॉट प्राइम प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल प्राइम। अभी आपने निकाला हुआ है वाई नॉट प्राइम, और सब यहाँ पे ये रहा ना वाई नॉट प्राइम, ये रहा वाई नॉट प्राइम जो है 1 है, वाई नॉट डबल प्राइम जो है वो 3 है। जब हमने सब निकाला हुआ है तो बस इसको वहीं से शुरू करते हैं। फिर ये तो वाई नॉट जो है वो 1 है, एच अब बस चेंज हो गया, एच जो है 0.7 है, वाई नॉट प्राइम भी 1 है, मैंने ऊपर देख लीजिएगा 0.7 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, और वाई नॉट का डबल प्राइम वो 3 के बराबर था। सब निकाला हुआ है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। ये चीज़ निकली है उसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको सॉल्व कर लें। तो 1 माइनस 0.7 प्लस 0.7 का स्क्वायर डिवाइड में 2 है और मल्टीप्लाई में 3 है, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.035। एक मिनट, सब सही दिया है मैंने। तो वाई नॉट प्राइम 1 था, और ठीक आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.035। सही। तो ये आपका आंसर आ रहा है। सही। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और बिल्कुल आसान है, कोई सीधा सीधा सवाल है। मैं इसका एक सवाल और नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, तो और आपको आइडिया आ जाएगा। ये बैकवर्ड में देखें, बस बस माइनस का ख्याल लगेगा, एच क्यूब की अगर टर्म होगी तो वो भी माइनस के साथ आएगी, और इस तरीके से होगा। तो ये y-1 जो है वो आपका आ गया, जो कि x की वैल्यू -1 पे यानी कि -0.7 पे। ठीक हो गया। अच्छा, h मैंने पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे h साइड होता, साइड हमेशा पॉजिटिव रहता है। जब h पॉजिटिव लिया तो मैंने यहाँ देखिए साइन नेगेटिव रखा है, h की टर्म नेगेटिव होगी, ऑल्टरनेटिव टर्म नेगेटिव होगी, h फिर h क्यूब और
सो ऑन H5 और H7 का। इसका एक और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।